हमें अपने सर्विस के लिए कितना चार्ज करना चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझसे मोस्ट फ्रीलांसर आस्क करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा फार्मूला शेयर करने वाला हूं जो कि मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूं और इससे मैं अपने हर प्रोजेक्ट के लिए अपने प्राइसिंग को डिसाइड कर पाता हूं। अगर आप कोई वीडियो एडिटर हो, वेबसाइट डिज़ाइनर हो, वेबसाइट डेवलपर हो या फिर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप अगर ये फार्मूला को जान जाओगे तो आप अपने हर एक प्रोजेक्ट के लिए अपने प्राइसिंग को डिसाइड कर पाओगे एंड बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने क्लाइंट के सामने अपने प्राइसिंग को रख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मेथड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पाओगे, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको देखिए काफ़ी कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जो पहला चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा वो है एस्टिमेट टाइम, यानी कि आप कोई भी जो काम कर रहे हो उसको करने में आपको कितना टाइम लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई क्लाइंट आया, अब मैंने उनसे उनका रिक्वायरमेंट पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे एक लैंडिंग पेज बनाना है। तो मुझे पहले ये ध्यान रखना होगा कि मुझे इस पेज को करने में कितना टाइम लगने वाला है। ये नहीं कि मुझे 7 दिन 10 दिन लगेगा, ऐसे नहीं। अगर मैं चाहूँ कि मैं मुझे अभी बैठूंगा मैं उसको लेके मुझे पूरा फोकस से काम करना है, तो उस पेज को मैं कितने घंटों में कंप्लीट कर सकता हूँ। मान लो कि एक लैंडिंग पेज को करने में मुझे लगभग 20 घंटे का समय लगेगा अगर मैं एक बार में करूँ तो मुझे वहाँ पे यहाँ पे वो एस्टिमेट टाइम लिखना है। मान लो कि 20 घंटे मुझे लगने वाले इसको कंप्लीट करने में। पर ये आपको एस्टिमेट टाइम लिखने के बाद आपको ये भी दिमाग में रखना है कि जब आप क्लाइंट को वो अपना प्रोजेक्ट को सबमिट करोगे तो वो आपको काफ़ी सारा डिवीजन भी देंगे, काफ़ी सारे आपको चेंजेस भी करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका एस्टिमेट टाइम से ज़्यादा टाइम आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप टाइम को आइडेंटिफाई करोगे उसमें हमेशा उसका 50% और ऐड कर देना। ऐसे यहाँ पे हमने 20 ऐड किया, इसका 50% और 10 होगा, यहाँ पे हम +10 कर देंगे जो कि हो जाएगा 30, यानी कि 30 हमारा एस्टिमेटेड टाइम है जो कि हमें इस लैंडिंग पेज को बनाने में लगने वाला है। तो इस तरीके से आपको अपने टाइम को एस्टिमेट करना है कि आपको कितने घंटे लगने वाले हैं। इसके बाद आता है आवरली रेट। आपका आवरली रेट क्या है? आवरली रेट मतलब ये होता है कि आपको मंथली आप हर एक घंटे कितना कमा रहे हो, ठीक है। इसको अगर आप मान लो कि आप कुछ कमाए नहीं रहे हो, आपने अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट ही किया है, तो आप आवरली रेट कैसे निकालोगे? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि इसका सबसे अच्छा फार्मूला होता है आवरली रेट निकालने का, वो आइडेंटिफाई करना कि आप मंथली कितना कमाते हो। और अगर अभी आपने स्टार्ट किया है तो आप ऐसा इमेजिन करो कि आपको मंथली कितना कमाना है। मान लो कि आपको मंथली 30,000 कमाना है पर मंथ, और क्योंकि अभी आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको ये दिमाग में रखना होगा। तो यहाँ पे आपको पहले क्या लिखना है कि आपको मंथली कितने कमाने हैं, उसको डिवाइड कर देना 30 से, तो आपका निकल जाएगा कि आपको डेली कितना इनकम करना होगा मंथली 30,000 करने पे, जो कि होगा 1000, जो कि नॉर्मल बात है। इसके बाद आपको निकालना है कि आप पर घंटे कितने काम करते हो फ्रीलांसिंग पीरियड के ऊपर। आप 24 घंटे तो काम करोगे नहीं, मान लो कि आप दिन में 4 घंटे 5 घंटे ही अपना पूरा फोकस से अपना फ्रीलांसिंग का काम करते हो, ठीक है। तो उसको आपको डिवाइड करना है अपने डेली अर्निंग से, जिससे कि आपका आवरली रेट निकल जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे आप यहाँ पर देख पाओगे हमारा आवरली रेट निकालने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है कि मुझे मंथली कमाना है 30,000। ओके, जो आप जब लिखोगे कि मुझे कितना कमाना है, इसको थोड़ा सा सही लिखना। ऐसे नहीं कि आप बोलोगे मुझे मंथली 5 लाख कमाने हैं, ये नहीं। आपको दिमाग में रखना होगा कि आप अभी बस स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आपको छोटा अमाउंट से स्टार्ट करना होगा। तो आप 30,000 टारगेट ले सकते हो, जो काफ़ी अच्छा है। इसको आपको डिवाइड करें 30 से, जिससे आपको निकल जाएगा कि आपको डेली कितना इनकम करना होगा मंथली 30,000 को टच करने के लिए। इसके बाद आप कितने घंटे डेली काम करने वाले हो, जो कि मैं नॉर्मली 5 घंटे फ्रीलांस में काम करता हूँ, तो यहाँ मैंने 5 लिखा है। अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो वो आपको लिखना होगा, पर ये सही लिखना। ऐसे नहीं कि आप काम करने बैठे हुए हो, आप कोई भी और भी काम कर रहे हो तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड करोगे, वो नहीं। वैसे तो मैं काम लगभग 12 घंटे करता हूँ, लेकिन मैं फ्रीलांसिंग के लिए बस 5 घंटे काम करता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे मेरा जो आवरली रेट है वो आ गया 200। ओके, तो आपको यहाँ पे अपना आवरली रेट को लिख देना है। ऐसे मैंने यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है एस्टिमेट टाइम जो है वो 30 आवर्स और आवरली रेट जो है वो है 200। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको लिखना है एक्सपेंस। आप जो काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आपका मंथली एक्सपेंस क्या क्या है। जैसे कि हो सकता है कि आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो, तो वो आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने किसी टूर का सब्सक्रिप्शन लिया है जो कि आपको कॉस्ट कर रहा है हर मंथ, तो वो भी आपका एक्सपेंस आएगा। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस है उसको भी आपको कैलकुलेट करना होगा, और आप एक मंथ में कितने प्रोजेक्ट करने वाले हो उससे आपको डिवाइड करके आपको एक एस्टिमेट कॉस्ट यहाँ पे एक्सपेंस में ऐड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे 5,000 मंथली एक्सपेंस मेरा हो रहा है। ओके, एंड मैं मंथली पे 5 प्रोजेक्ट को मैं नॉर्मली हैंडल करता हूँ अपने फ्रीलांस जर्नी में, तो मैं हर एक प्रोजेक्ट में 1,000 रुपये एक्सपेंस के तौर पे ऐड करूँगा ताकि वो मेरा पूरा राउंड फिगर हो जाए। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2,000 अपना एक्सपेंस ऐड किया है। इसके बाद
हमें क्या करना है, तो हमें अपने एस्टिमेटेड टाइम को कितना घंटे हमें लगने वाले हैं और हमें पर घंटा कितना मतलब कितना हमारा कॉस्ट है वो हमें डिफाइन करना है। इन दोनों को हमें गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद जितना आएगा उसमें आपको अपना एक्सपेंस ऐड करना है। फिर आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो निकल जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है कि आपको पूरा वेबसाइट बनाने में इतना चार्ज आने वाला है, जो कि है 8000। इससे भले ही आपका खुद का भी पैसा खुद का भी इनकम लगा हुआ है कि आप ही इतना कमाओगे, पर आपको उसको प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड करना है। इसके बाद आपको उसमें ऐड करना है प्रॉफिट मार्जिन। आप बोलोगे प्रॉफिट मार्जिन, जो 8000 मैं कमा रहा हूँ तो मेरा इनकम है ना, इससे प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, पूरा तो प्रॉफिट मेरा ही है। पर नहीं, आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपको हमेशा सोचना है कि आप एक बिजनेस को रन करते हो। अब बिजनेस में बिना प्रॉफिट आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि गलती मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। अब मुझे मालूम है कि मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट आ भी रहे थे, मैं क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं बच रहे थे। वो मुझे बाद में मालूम चला कि यही कारण है, क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कभी रखता ही नहीं। ओके, तो वो आपको हमेशा रखना होगा ताकि अपने बिजनेस में नए इक्विपमेंट्स खरीदने में, नए लैपटॉप खरीदने में, नई चीज़ें खरीदने में आप उसको इन्वेस्ट कर सको। तो आपको कम से कम 20 से 30% के अंदर आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। मैं रेकमेंड करूँगा कि 20% रखो, जो कि गुड इनफ है। एंड फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में आप 20% को ऐड कर दोगे तो वो आपका बन जाएगा मिनिमम क्लाइंट प्राइस, जो कि होता है 12000। ओके, तो ये हमारा आ गया मिनिमम क्लाइंट प्राइस। ये भी अभी वो प्राइस नहीं है जो कि आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट को चार्ज करने वाले हो। ये मिनिमम कॉस्ट है, यानी कि अगर आपको कोई क्लाइंट आता है, आप उससे बात करते हो, तो अगर आपका नेगोशिएशन होता है तो आपको इस प्राइस से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि ये आपका मिनिमम है। अगर आप इससे नीचे में उस डील को क्लोज कर लोगे तो वो आपके लिए नुकसान है, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा, आपका आवरली रेट कम होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आपको कम में भी करना पड़ सकता है, वो एक अलग केस है। कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो आपको इसके नीचे ट्राई करना है कि ना जाओ। अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हमें क्लाइंट को, अगर क्लाइंट मुझसे पूछता है कि आपका कितना चार्जेस है, तो हमें क्या चार्ज बोलना है। आप तो डायरेक्टली 12000 नहीं बोलोगे, क्योंकि आपका मिनिमम कॉस्ट है। अगर आप उसको ये बोलोगे तो वो बोलेगा कि नहीं, हमारा बजट 10000 है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा प्राइस कम करना चाहते हैं। ओके, तो इसको देखने के लिए आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है। कभी भी अगर क्लाइंट आपको डायरेक्टली पूछे कि आपका चार्जेस क्या है, तो चैट में कभी भी आप अपना चार्जेस डायरेक्टली मत बोलो। आप उनको बोलो कि चार्जेस हमारा डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। मैं आपको रेफर करूंगा कि आप हमारे साथ एक बार मीटिंग में जो आए। मैं आपसे काफ़ी सारे अपने बिजनेस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, ताकि मैं आपके नीड को और रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ पाऊं एंड मैं आपको एक अच्छा ऑफर दे सकूं जो कि आपके लिए अच्छा हो। आपको ऐसे उन्हें पिच करना है और उन्हें अपने एक कॉल पे लेके आना है, जैसे कि आप गूगल मीट पे या फिर जूम पे वो कॉल ले सकते हो। एंड उसमें आपको उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, जिससे आपको हेल्प होगा कि आप उनके बिजनेस के बारे में समझ पाओगे। जैसे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कैसा वेबसाइट चाहिए, आपके बिजनेस में आप कितना ग्रो कर चुके हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का लिस्ट जो है वो आप कहीं से भी दे सकते हो, या फिर आप मुझे बोलोगे तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा कि आपको डिस्कवरी कॉल में क्या क्वेश्चन पूछने होते हैं। ओके, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। एंड आपको मीटिंग में ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्लाइंट का बजट कितना है, वो कितना खर्च करना चाहता है, क्योंकि प्राइस कभी भी हर क्लाइंट के लिए सिमिलर नहीं होगा। हो सकता है कि कोई बहुत ही छोटा बिजनेस है, उसको अपना वेबसाइट बनवाना है आपसे, आप उससे कभी भी लाखों रुपए चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि वो 10,000 20,000 से ज़्यादा दे ही नहीं पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका क्लाइंट जो है वो कोई बहुत बड़ा कंपनी है जो कि 1 लाख भी दे सकता है, तो आप उससे 10,000 चार्ज नहीं करोगे, या फिर आप उससे 12,000 चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा पैसा आपको दे सकता है। तो वो आपको डिफाइन करना होगा कि उसका कितना बजट है। आप उससे पूछो कि आपका बजट कितना है। अगर वो नहीं बोलते हैं तो 12,000 से बढ़ा के आप उसको 20,000 बोलो, ठीक है। आप उसको 20,000 बोलो, नेगोशिएशन करके आप उसको 15,000 पे लेके आओ, वहाँ पे आप उसको क्लोज करने का ट्राई करो। लेकिन कभी भी 12,000 से नीचे मत जाना। लास्ट आप 12,000 पे क्लोज कर सकते हो, पर इससे आपको नीचे नहीं जाना है। अगर आप उसको क्लाइंट नहीं है तब आप जा सकते हो, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा और इस तरह से आप अपने प्राइस को डिफाइन कर पाओगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्प लगेगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपको अपना पूरा ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने का एंड हेल्प करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।